ये लोग यहाँ पर हमें सिर्फ बलि नहीं कर रहे, बल्कि हमें जानवरों की तरह ट्रीट कर रहे हैं। बात से क्या फ़र्क पड़ता है कि ये 7 बड़ी फैमिलीज़ में से हैं, एक इनमें हैं। हम लोग अगर छोटी फैमिली से हैं, तो क्या हम लोग कचरा हैं? तो हमारे साथ इस तरह किया जाएगा। मास्टर लीन उसके कपड़े पड़ने के बाद अपनी होने वाली वाइफ से कहता है, डैन डैन, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं हूँ। ये तो तुमने कहा है, तो मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। तुम्हें पता है कि मुझे लड़कियों का ज़रा भी ठरकपना नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। वो उसे कहती है, तुम्हें इस सारी बात को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं। ये सब कुछ करने की मैंने तुम्हें इजाज़त दी है। और वैसे भी नेक्स्ट जुलाई में हम दोनों की शादी होने वाली है। मैं वैसे भी ब्याह कर तुम्हारी फैमिली में चली जाऊंगी, तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर तुम यहाँ पर थोड़ा सा मज़ा कर लेते हो। मास्टर लीन फिर से जाओ बन की तरफ घूर कर देखता है और कहता है, अब जबकि मेरी तुम ये कहा, तुम्हारे कपड़ों को यहाँ पर उतारने से मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। जो फैन वहीं पर भीड़ में खड़ा होता है, वो मास्टर लिन की तरफ देखता है और कहता है, मास्टर लिन के पास 7th ग्रेड की बोनफोजिंग राम की पावर है, लेकिन ये सिर्फ अपनी 6th ग्रेड की पावर को ही यूज कर पा रहा है, क्योंकि इसने अपनी सारी पावर को अपनी स्पीड को अहस करने में लगा दिया है। लेकिन बन फोर्जिंग रम में अपनी स्पीड को बढ़ाने से कोई हंस फायदा नहीं होता, क्योंकि इसने अपनी स्पीड को तो बढ़ा लिया है, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ अभी भी वीक है। सिर्फ स्पीड ही काफ़ी नहीं होती, बल्कि स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए। फ्यूचर में ये जितना ज़्यादा अपने आप को कल्टिवेट करता जाएगा और ये लेवल अप होगा, इसकी स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा कम होती जाएगी। हालांकि इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, लेकिन मास्टर लिन तो अभी से एक इनवैलिड पर्सन है नहा, यानी कि ये अपनी कल्टीवेशन के हिसाब से परफेक्ट नहीं है। लेकिन टनबा और उसके दोनों एल्डर इसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टनबा से ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। टनबा अपने एल्डर से चला कर कहता है, जल्दी से मेरी बहन को कवर करो, मैं इसको रोकने की कोशिश करता हूँ, उसे इस तक पहुँचने मत देना। मास्टर लीन उनसे कहता है, ऐसा करने का कोई भी फ़ायदा नहीं, क्योंकि तुम सब लोग बहुत ज़्यादा कम हो। तुम सब लोग मिलकर भी इसको नहीं बचा पाओगे। जितनी मेरे पास स्पीड है, तुम सब लोग तो मुझे देख भी नहीं पाओ। और साथ ही पलक चमकने की स्पीड से वो आगे बढ़ता है और उन तीनों एल्डर्स के बीच में से उसका एक और कपड़ा उतार कर ले आता है और कहता है, तुम लोग तो देख भी नहीं पाए, मैं उसके दूसरे कपड़े भी उतार कर ले आया हूँ, और इसके कपड़ों की स्मेल तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। मुझे तो इससे प्यार होता जा रहा है। मैं ये देखने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब हूँ कि नीचे वाले कपड़ों के नीचे उसकी बॉडी कैसी है। जावन और भी ज़्यादा रोना शुरू कर देती है और अपनी बॉडी को कवर करते हुए अपने भाई से कहती है, टियाबा, जल्दी से कुछ करो। उसका भाई उसे कहता है, मुझे पता है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग और पावरफुल है और उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। अनबा भी काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ होता है और कहता है, अब मैं क्या करूँ, मैं अपनी बहन को कैसे प्रोटेक्ट करूँ। जबकि डन डन चलाकर मास्टर लीन से कहती है, जल्दी करो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मास्टर लीन फिर से आगे बढ़ते हैं और बड़ी स्पीड के साथ उन सारे एल्डर्स के बीच से होते हुए जावन के बचे हुए कपड़े, जो कि सिर्फ उसकी बुराई बची है, को उतारने के लिए आगे बढ़ते हैं। नबा चलाकर अपनी बहन से कहता है, जावन, मुझे माफ़ कर देना, तुम्हारा भाई तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही उसका हाथ उसकी बाह तक पहुंचने लगता है, उसी वक्त हमारे हीरो की एंट्री होती है। हमारा हीरो यानी कि जू फैन उसका हाथ पकड़ लेता है। मास्टर लिन बज देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। मास्टर लिन से कहता है, ये तो लास्ट टाइम था, इसके बाद गेम ख़त्म हो जाएगी, क्यों ना मुझे भी ऐड कर लिया जाए। मास्टर लिन उसे अपने हाथ को छुड़वाकर जल्दी से पीछे की तरफ जंप कर जाता है। डन डन जू फैन से पूछती है, तुम कौन हो। जू फैन की तरफ इशारा करते हुए कहता है, मैं इस लड़की का हस्बैंड हूँ। जबकि जावन शर्माते हुए बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है कि इस लड़के ने ये क्या कह दिया। वहाँ पर मौजूद सारे लोग जो कि तमाशा देख रहे होते हैं, वो भी ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। जू फैन उन सब से कहता है, ओह सॉरी, मैंने गलत कह दिया। असल में
मैं इसका हस्बैंड नहीं, ये मेरी वाइफ है। वो सारे चिल्लाकर कहते हैं। दोनों का मतलब तो सेम ही होता है, बेवकूफ़ कहीं के। लेकिन साथ ही सूफन फिर से हंसते हुए कहता है, मैं इसके घर में इसका हाथ मांगने के लिए गया था, लेकिन इसकी फैमिली वालों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। तो आप लोग मुझे इसका एक्स हस्बैंड कह सकते हैं। डन मास्टर लिन से कहती है, कोई बात नहीं, इसे भी ऐड कर लो, ये भी गेम का हिस्सा बन सकता है। ये तो सिर्फ बनवजिंग राम की फर्स्ट लेवल पर है। और साथ ही डन कहती है, ये तो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा कि एक ऐसा इंसान जिस लड़की के साथ शादी करना चाहता था, उसी लड़की को सभी लोगों के सामने नंगा होते हुए देखे। इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। मास्टर लीन हंसना शुरू कर देता है और कहता है, जब डन को कोई मसला नहीं है तो फिर मुझे भी कोई मसला नहीं। तुम इस गेम को खेल सकते हो, काहे अपनी डंग फैमिली से कितने भी लोगों को ले आओ, तुम सब लोग मिलकर भी आज इस लड़की के कपड़े उतारने से नहीं बचा सकते। नबा जुपैन से कहता है, ब्रदर, तुम्हें इस सब में शामिल होने की ज़रूरत नहीं, ये मेरी फैमिली का मसला है। ये लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं। जू फैन आगे से हंसते हुए टियापा से कहता है, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारा जीजा हूँ, मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। टनब्बा उसकी बात सुनकर रोना शुरू कर देता है और कहता है, मुझे पहले से पता था कि मेरा ब्रदर बहुत ज़्यादा अच्छा है। सोमशु, तुम तो बहुत ज़्यादा अच्छे हो। जबकि जू मैन भी उसकी तरफ देखकर रो रही होती है। जू फैन उसकी तरफ देखता है और कहता है, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अब ये तुम्हारी बॉडी से एक कपड़ा भी और नहीं उतार पाएगा, और साथ ही जाओपन के दिल में भी एक घंटी बजती है। जूपैन मास्टर लीन से कहता है, चलो फिर आ जाओ। मास्टर लीन उसका इशारा देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, इस बस्टर्ड की हिम्मत कैसे हुई मुझे इशारा करने की। एक बार मैं इस लड़की को पूरा नंगा कर दूं, उसके बाद मैं इस लड़के से ज़रूर बदला लूँगा। नबा और उसकी बहन ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। जूपैन मास्टर लीन से कहता है, ब्रदर टिनबा, तुम्हें इस तरह के जोकर से डरने की ज़रूरत नहीं, जब तक तुम्हारा ब्रदर सोजू यहाँ पर मौजूद है। डन भी उसकी बात सुनकर हंसना शुरू कर देती है और कहती है, आज तो एक लड़के ने सारी महफिल के सामने आपकी बेइज्जती कर दी। मास्टर लीन हंसना शुरू कर देता है और कहता है, मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि वो लड़का क्या कह रहा है। अभी देखना, मैं उसके कपड़े उतारने के साथ साथ उसके ऊपर अटैक भी करूँगा और इसी एक्सीडेंट में वो मारी जाएगी। मास्टर लीन बड़ी स्पीड के साथ आगे की तरफ जंप करता है और कहता है, जाओ बन, ये तुम्हारी बॉडी पर लास्ट कपड़ा है, इसको उतारने के बाद तुम्हारी इज्जत उतर जाएगी। अब देखता हूँ कि इस मास्टर से तुम कैसे बचती हो। जाओ बन और भी ज़्यादा चिल्लाना शुरू कर देती है। मास्टर लीन उसके बहुत ज़्यादा करीब पहुँच जाता है और कहता है, मैं तो बस पहुँच ही गया। लेकिन उसी वक्त उसके चेहरे पर एक ज़बरदस्त घूंसा पड़ता है और वो पीछे की तरफ गिर जाता है। डन देखकर बहुत ज़्यादा चौंक जाती है और कहती है, अभी अभी यहाँ पर हुआ क्या। जू फैन मास्टर लीन से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी पर हाथ डालने की। टियाम्बा ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होता है और कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है ब्रदर सोंग, तुमने ऐसा कैसे कर लिया। जू फैन उसे कहता है, मुझे नहीं पता, मैंने पास 5 मारा और मुझे लगा जैसे से मेरे हाथ के साथ कोई चीज़ टकराई है, लेकिन साथ ही मेरा हाथ भी बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। नबा बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और जू फैन से कहता है, ब्रदर सोंग, तुमने ऐसा कैसे कर लिया। मैंने तो उसको देख भी नहीं पाया, तुम उसको कैसे देख सकते हो, उसकी स्पीड तो बहुत ज़्यादा थी। जू फैन कहता है, उसको देखने की क्या ज़रूरत है, चाहे उसकी स्पीड कितनी भी ज़्यादा क्यों ना हो, उसका टारगेट तो सिर्फ एक ही था, यानी वो जावन की तरफ आगे बढ़ रहा था। मुझे बस वहीं पर फोकस करके पंच मारना था। अब वो तो कोई बेवकूफ़ ही होगा जो कि उसको ढूंढने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसे ढूंढने की क्या ज़रूरत है। वो जितनी भी स्पीड से आएगा वो आएगा तो सीधा जबन की तरफ ही। इसलिए मैं जहाँ पर पहले से खड़ा था, वो जैसे ही यहाँ पर पहुँचा, मैंने पंच मार दिया। ये पास उनके नबा और उसके सारे एल्डर्स बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, ब्रदर सॉन्ग, तुम तो बहुत बड़े जीनियस हो,
हमें तो इस बारे में पता ही नहीं था कि चाहे उसकी स्पीड कितनी ही ज़्यादा क्यों ना हो, उसका टारगेट तो जाओ वन है। हमें सिर्फ जगन पर नज़र रखनी है। एल्डर भी हंसना शुरू हो जाते हैं और कहते हैं, ये लड़का तो वाकई में एक जीनियस है। इसी वजह से टिम्बा अपनी बहन की शादी इससे करवाना चाहता था। नबा अपनी बहन से कहता है, छोटी बहन, क्या तुमने देखा? ये लड़का कितना बड़ा जीनियस है। मैं इसीलिए तुम्हारे लिए इसका रिश्ता लेकर आया था। मैं चाहता हूँ कि तुम इससे शादी कर लो। ये बहुत बड़ा जीनियस है। प्रियांबा कहती है, गेम के रूल्स बहुत ज़्यादा सिंपल थे। हमने उसे बस एक बार रोकना था और हमने उसे रोक लिया है। अब ये गेम यहीं पर ख़त्म होती है। हम लोग वापस जा रहे हैं। लेकिन जू फैन उसे कहता है, ब्रदर टियांबा, तुम्हें क्या इसने कह दिया कि ये गेम यहाँ पर ख़त्म हो गई है? ज़रा उनकी तरफ देखो। टिम्बा जैसे ही उन दोनों की तरफ देखता है तो वो दोनों बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं। टनबा आगे बढ़ता है और लेडी डंडन से कहता है, लेडी डंडन, हम अपनी गलती को मानते हैं। हमने इस गेम को पूरा किया है। हमने मास्टर लीन को रोक लिया। अब आप हमें यहाँ से जाने दें। लेडी डैंडन उसे कहती है, चलो ठीक है, मेरी तरफ से तो ये गेम ख़त्म हो जाती है। मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। तुम लोग जहाँ से जा सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मास्टर लीन जहाँ से तुम्हें जाने देंगे। मास्टर लीन हंसते हुए उसे कहता है, मैंने आज से पहले इस तरह का पाच कभी नहीं खाया, क्योंकि मैं कोई फॉरेस्ट का यंग मास्टर हूँ। इसलिए किसी ने मुझ पर कभी हाथ नहीं उठाया। अब तो मुझे इस गेम में और भी ज़्यादा इंटरेस्ट होती जा रही है। अब जबकि ये गेम एक अच्छे मोड़ पर पहुँच चुकी है, मैं बस उसके कपड़े उतारने के बहुत ज़्यादा करीब हूँ। मुझे इस गेम को और ज़्यादा खेलना है जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं हो जाता। नबा और जगवन उसकी बात सुनकर बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं। नबा बहुत ज़्यादा डर जाता है और कहता है, पता नहीं हम लोग इस गेम को एंड कैसे करेंगे। मास्टर लीन उसे कहता है, ये गेम तो तभी ख़त्म होगी जब मैं सारी भीड़ के सामने तुम्हारी बहन के सारे कपड़े उतार दूंगा। इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं इस गेम को ख़त्म करने का। नबा उसकी बात सुनकर और भी ज़्यादा घबरा जाता है और कहता है, ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है। ये सेवंथ फैमिली वाले सिर्फ मेरी बहन के कपड़े उतारना चाहते हैं और कुछ भी नहीं। ये गेम तो अब बस एक पर्सनल ग्रज बन चुकी है, क्योंकि जू फैन ने, यानी कि ब्रदर सो ने, उसके चेहरे पर पंच मारा है, जिसकी वजह से अब अपना गुस्सा हम पर उतारना चाहता है। जबकि जू फैन उन दोनों की तरफ देखता है और कहता है, लगता है कि अब मुझे शरीफ बनने का और ज़्यादा नाटक नहीं करना चाहिए। अच्छा बन के इस दुनिया में कुछ भी नहीं मिलने वाला। अब मुझे अपने ट्रू कलर्स इनको दिखाने ही पड़ेंगे। मैंने इसे एक मौका दिया था इस गेम को फेयर एंड स्केयर खेलकर, लेकिन ये लोग तो यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहे। अब मुझे भी कुछ अपने रूल्स के हिसाब से खेलना पड़ेगा। जू फैन आगे बढ़ता है और मास्टर लीन से कहता है, मुझे भी ये गेम काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। मैं तुम्हारे साथ इस गेम में सेकंड राउंड में भी खेलूँगा। जू पैन कहता है, मैं और टिनबा ऐसी ही गेम्स खेला करते थे, लेकिन उसमें रूल्स बहुत ज़्यादा सिंपल हुआ करते थे। यहाँ पर तो बहुत ही अजीब रूल्स हैं। तुम मेरी लड़की के कपड़े उतार रहे हो, जबकि मुझे तुम्हारी लड़की के कपड़े उतारने को नहीं मिल रहे। मुझे ये रूल बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अगर तुम मेरी लड़की के कपड़े उतारोगे तो मैं भी तुम्हारी लड़की के कपड़े उतारूंगा। मास्टर लीन से कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पास इतनी क्वालिफिकेशन है कि तुम मेरी लड़की के कपड़े उतार सको? तुमने सिर्फ एक तुकाल लगाकर मेरे चेहरे पर पंच मारा है। इसके अलावा तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। जो फैन मास्टर लीन से कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंट नहीं है कि तुम अपनी बीवी को बचा सको कि कोई दूसरा मर्द उसके कपड़े उतार दे, या फिर तुम अपनी होने वाली बीवी से डरते हो। तुम्हें उसकी इजाज़त की ज़रूरत है इस गेम के रूल्स को सेट करने के लिए। मास्टर लीन उसकी बात सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। डंडन जो पैन से कहती है, मैंने भी सुना है कमिंग वैली के 7th एल्टर को मारने के बाद एक लड़का रैंक्स में काफ़ी ज़्यादा हायर अप हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा मशहूर भी है। मुझे लगता है कि तुमने भी उसी लड़के के किस्से सुन लिए हैं, इसलिए तुम्हारे अंदर भी बहुत ज़्यादा हिम्मत आ गई है। यहाँ पर सभी को लगता है कि वो लोग नोबल फैमिली से पंगा ले सकते हैं। बहन,
डन डन जू पैन से कहती है, चलो अपनी शर्ट लगाते हैं। मैंने जो ड्रेसेस पहनी हुई हैं, इनमें से तुम मेरी बॉडी पर से एक कपड़ा भी हटा सके तो मैं मिस्टर लिन को अपने हेज हाउस से किक मारकर बाहर निकाल दूंगी और तुमसे शादी कर लूंगी। वहां पर जितनी भी जनता खड़ी होती है वो सारी जो पासम का बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। जो पैन डंडन से कहता है, तुम्हें इस तरह का कोई भी प्रॉमिस नहीं करना चाहिए। इस तरह की कोई भी शर्त नहीं लगानी चाहिए जिसे तुम बाद में पूरा ना कर सको, क्योंकि ये गेम बहुत ज्यादा मजेदार होने वाली है। बाद में बैठकर रोना मत। डन डन उसे कहती है, तुम फिक्र मत करो, मैं नहीं रोने वाली। अगर तुम्हें कंडीशन मंजूर है तो फिर गेम को स्टार्ट करते हैं। मास्टर लीन भी गुस्से के साथ जू फैन से कहता है, अब जल्दी करो, मेरा टाइम मत वेस्ट करो, जल्दी से इस गेम को स्टार्ट करते हैं। मैं तुम्हारी ना होने वाली बीवी के कपड़े उतारने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब हूँ। जू पेन टनबा से कहता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गार्ड्स हैं, तुम अपने एल्डर्स को पीछे हटा लो। हम इस गेम को फेयर एंड स्क्वायर खेलेंगे, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ एक ही गार्ड है मास्टर लीन, इसलिए हमारे पास भी सिर्फ एक ही गार्ड होना चाहिए। तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारी बहन को पूरी तरह प्रोटेक्ट करूँगा। टनबाजू फैन से कहता है, चलो ठीक है, मैं अपनी बहन को तुम्हें सौंपता हूँ, तुम इसका ख्याल रखना। जो फैन से पूछता है, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? जाओ बैन अपना सर हिलाते हुए कहती है, हाँ मुझे तुम पर भरोसा है। जू बन कहता है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, तुम बस यहाँ पर चुपचाप खड़ी रहो, तुम्हें एक बहुत ही अच्छा शो देखने को मिलने वाला है। जू फैन अभी जाओ फैन के पास ही खड़ा होता है कि मास्टर लिन फिर से बहुत ही स्पीड के साथ आगे बढ़ता है और अपना हाथ उसकी ब्रा की तरफ आगे बढ़ाता है और कहता है, ये तुम्हारी बीवी के जिस्म पर आखिरी कपड़ा है, इसे उतारने के बाद मैं इस गेम को जीत जाऊंगा। लेकिन जू फैन वहीं से पीछे की तरफ घूमता है और मास्टर लीन के चेहरे पर एक जबरदस्त गुस्सा मारता है, जिससे वो फिर से पीछे की तरफ गिर जाता है। मास्टर लिन का दांत भी टूट जाता है और मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। मास्टर लिन कहते हैं, तुमने मुझे देखा कैसे? मेरी स्पीड तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन साथ ही वहाँ पर कुछ बिजलियाँ चमकती हैं, यानी कि ऐसा दिखाया जाता है कि बिजली की स्पीड से जू फैन आगे बढ़ता है और डन डन की बॉडी के ऊपर वाले कपड़ों को उतार देता है। जू फैन की स्पीड इतनी ज़्यादा होती है, ना ही डन डन और ना ही मास्टर लीन उसको देख पाते हैं कि कब उसने वहाँ पर जाकर उसकी बॉडी से कपड़े उतार लिए। जू फैन हंसते हुए मास्टर लीन से कहता है, जब हम लोग स्पीड को कंपेयर कर रहे हैं तो तुम तो मेरे सामने एक बच्चे हो, मैं तुम्हारा ग्रैंडफादर हूँ। डन डन बहुत ज़्यादा हैरान होती है और कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो अपनी बोन फोर्जिंग राम के फर्स्ट लेवल पर है, लेकिन इसकी स्पीड मास्टर लीन से बहुत ज़्यादा है। इसने स्पेशली अपनी स्पीड को बढ़ाने के लिए कल्टिवेट किया हुआ है। फैमिली वाले भी सारे ये देखकर पदा हैरान होते हैं और कहते हैं, ये लड़का तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, हमें तो पता ही नहीं था कि ये लड़का इतना पावरफुल है। हालांकि ये एक छोटी सी फैमिली से है, लेकिन फिर भी ये 7 बड़ी फैमिलीज़ के साथ पंगा ले सकता है। जो पैन डन के कपड़ों को सुनते हुए कहता है, तुम तो वाकई में हेयुशिटी के रेन फ्लावर टावर से आई हुई लड़की हो, तुम्हारी बॉडी से तो बहुत ज़्यादा खुशबू आ रही है। यहाँ पर बाकी आम लड़कियाँ सिर्फ मेकअप करती हैं, लेकिन तुम तो पूरी बॉडी को संवार कर रखती हो। तुम्हारी खुशबू इतनी ज़्यादा अच्छी है कि ये यंग मास्टर इस खुशबू को कभी नहीं भूलेगा। डन उसकी बात सुनकर शर्माना शुरू कर देती है। अब ये सारी बातें सुनकर मास्टर लीन को तो गुस्सा आना ही था। मास्टर लीन उठकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने मेरी बीवी को सबके सामने एम्बैरस करने की? शायद तुम्हें पता नहीं है कि मैं सेफ बड़ी फैमिलीज़ में से एक बड़ी फैमिली का यंग मास्टर हूँ। जो पैन उसकी तरफ घुर कर देखता है और बड़ी स्पीड के साथ फिर से आगे बढ़ जाता है और डन डन को जाकर अपने साथ चिपका लेता है। मास्टर लीन चिल्लाकर कहते हैं, कमीने, तुम क्या कर रहे हो? जू पैन उसकी थोड़ी को ऊपर उठाते हुए उसके होठों के करीब जाकर उसे कहता है, मिस डन डन, मैं तुम्हारे इस घटिया से हस्बैंड से बहुत ज़्यादा अलग हूँ।
इसने मेरी लड़की के कपड़े उतारे, लेकिन सिंपल तरीके से। मैं थोड़ा रफ तरीके से तुम्हारे कपड़े उतारने वाला हूँ, लेकिन तुम मुझे माफ़ कर देना। ये तो सिर्फ एक गेम है, क्योंकि बाद भी जब मैं इस गेम को जीत जाऊंगा, तुम तो मुझसे शादी करने वाली हो। मास्टर लीन चलाकर उसे कहते हैं, मेरी बीवी को छोड़ो, वरना मैं अपनी फुल पावर के साथ तुम पर अटैक करूंगा। पहले तो मैं सिर्फ गेम खेल रहा था, अब बात मेरी इज्जत की है। लेकिन जू फैन डन को और भी ज्यादा कस के पकड़ लेता है। मास्टर लीन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। जू फैन कहता है, मास्टर लीन, अब तुम गुस्सा किस बात का कर रहे हो? इस गेम को खेलने का तुम ही ने तो कहा था। अब इस गेम के रोज तो सिंपल हैं। सामने देखो, मेरी बीवी खड़ी है। चलो, और जाकर अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो उसके साथ कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं तो फिर मुझे मत रोको। पुराने ज़माने में भी ऐसा ही हुआ करता था। जब हम लोग गेम खेलते हैं तो दूसरे वाले का सब कुछ ले लेते हैं। अब अगर तुम यहाँ पर जीत जाते हो तो ये दोनों लड़कियाँ तुम्हारी हो जाएंगी, और अगर मैं जीत जाता हूँ तो ये दोनों लड़कियाँ मेरी हो जाएंगी। जो फैन डन से कहता है, अब जब कि मैंने तुम्हारे इस हस्बैंड को हरा दिया है, तो अब क्या तुम इसे अपनी फैमिली से निकाल दोगी और मेरी हो जाओगी? और साथ ही वो अपने मैजिक को यूज करते हुए डन को हिप्नोटाइज कर देता है। मास्टर लीन उसे कहते हैं, तुम्हें दिन में सपने नहीं देखने चाहिए, तुम कभी भी डन को हासिल नहीं कर पाओगे। जो फैन उसे कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इसको हासिल नहीं कर सकता? थोड़ी देर पहले तुम सबके सामने मेरी फैमिली की बेइज्जती कर रहे थे, अब जबकि तुम्हारी बेइज्जती हो रही है तो तुम्हें बुरा लग रहा है। मास्टर लीन गुस्से के साथ फिर से जवन की तरफ आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, अब जरा गौर से देखना, मैं कैसे तुम्हारी लड़की के सारे कपड़े उतारता हूँ। पहले मैं इसके कपड़े उतार दूँ, उसके बाद तुम्हारी तरफ आता हूँ। जो पैन क्योंकि डन के पास खड़ा होता है। मास्टर लीन को लगता है शायद वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा, लेकिन जैसे ही मास्टर लीन जाओ पैन के पास पहुँचते हैं, जो फैन जल्दी से उसके सामने आ जाता है और फिर से उसे एक जबरदस्त पंच मारता है। जो फैन मास्टर लीन को पंच मारने के बाद बड़ी स्पीड के साथ वापस डन के पास चला जाता है और कहता है, तुम्हारा जो बेकार सा हस्बैंड मुझसे एक और राउंड हार गया है, इसलिए मुझे तुम्हारे एक और कपड़े को उतारना होगा। डन उसे कहती है, डियर, क्या तुम थोड़ा आराम से नहीं कर सकते? जो फैन से कहता है, नहीं, मैं आराम से नहीं कर सकता, मैं हूँ ही एक डेविल। मैं हमेशा से ऐसा ही था और मैं अपने आप को बदल नहीं सकता। उनकी ये वाली मीठी मीठी बातें सुनकर मास्टर लिन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, और जैसे ही उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, जो फैन उसके चेहरे पर ज़बरदस्त थप्पड़ मारता है और कहता है, ये तुम्हारा लास्ट चांस है। और साथ ही डन का एक और कपड़ा उतार देता है। डन की बॉडी के ऊपर भी अब सिर्फ उसकी बुरा बचती है। जो पैन कहता है, अगर तुम एक और राउंड खेलना चाहते हो तो तुम्हारी इस लड़की की बॉडी से सारे कपड़े उतर जाएंगे। मास्टर लीन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं 7th फैमिली का यंग मास्टर हूँ, मेरी इंसल्ट करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जो पैन उसे कहता है, हाँ, मैंने तुम्हारी इंसल्ट की है। और साथ ही वो डन को पकड़ते हुए उसकी गाल पे किस कर देता है। जूपन कहता है, अब जबकि मैं हेलो मेंशन का सान इन ला बनने वाला हूँ एंड डन के साथ शादी करने के बाद, तो फिर मुझे तुम्हारी 7th फैमिली से डरने की क्या ज़रूरत है? जो पैन डन से कहता है, क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? डन भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है, हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हमारी शादी होने वाली है। मास्टर लीन गुस्से के साथ आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, मैं तुम दोनों को मार डालूंगा, तुम दोनों मेरे हाथों से नहीं बचोगे। मास्टर लीन ऊपर की तरफ जंप करते हैं और अपने एक स्पेशल मूव, जिसमें वो अपनी टांग को नीचे की तरफ बड़ी स्पीड के साथ लेकर आते हैं, किक मारने के लिए नीचे आते हैं। डन चलाकर मास्टर लीन से कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम मुझे मारने वाले हो? तुम्हें पता है कि मैं हेयू हाउस की एक स्टूडेंट हूँ, फिर भी क्या तुम हमारे इलाके में घुसकर हमें ही मारने वाले हो? मास्टर लिन चलाकर उसे कहते हैं,
तुम बहुत बड़ी कमीनी हो। तुम्हें एक दूसरा लड़का क्या मिल गया? तुमने मुझे छोड़ दिया। सारी वजह से यहाँ पर मेरी बहुत ज़्यादा इंसल्ट हो गई है। अगर आज मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं मारता तो मेरी मर्दानगी पर सवाल उठेगा। जबकि जू पैन अपने हाथ को सामने की तरफ करते हुए कहता है, मास्टर लिन, क्या आज ये तुम्हारा लास्ट अटैक है? जू पैन अपने हाथ से ही उसकी किक को रोक लेता है। मास्टर पन पीछे की तरफ हट जाते हैं और जैसे जू फैन की तरफ देखते हैं, जू फैन को तो कुछ भी नहीं होता, एक स्क्रैच भी नहीं होता। जू फैन कहता है, तुम्हारा अटैक तो बहुत ज़्यादा वीक था। मास्टर लीन काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और जू फैन से कहते हैं, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? तुम तो एक बॉडी कल्टर हो, तुम्हारे पास इतनी स्पीड कहाँ से आ गई? जू फैन कहता है, तुम्हें किसने कह दिया कि बॉडी कल्टर वाले अपनी स्पीड को नहीं बढ़ा सकते? लेकिन तुम इस बात को नहीं समझ सकते। हालांकि तुम भी बन फोर्जिंग ड्राम में हो, लेकिन तुमने अपनी स्पीड को इंक्रीज़ किया है जबकि अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ को नहीं बढ़ाया। और मुझ तो इस बात का शुरू से पता था कि मेरे सामने तुम्हारे जीतने का कोई भी चांस नहीं। जू फैन आगे बढ़ता है और उसकी टांगों के दरमियान ज़बरदस्त किक मारता है और उसके अंडे फोड़ देता है। डंग फैमिली वाले भी ये देखकर बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं। नबा बहुत ज़्यादा हैरान होता है और कहता है, सोंगू इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं। ये अपनी बोन फॉर चंग राम के फर्स्ट लेवल पर है, लेकिन फिर भी इसने 7 बड़ी फैमिलीज में से एक फैमिली के यंग मास्टर को सिर्फ एक किक से हरा दिया, जो कि अपनी बोन फॉर्चून राम की 7th लेयर पर है। जो फैन उसे किक मारने के बाद डन डन से कहता है, मिस डन डन, तो अब तुमने देख लिया, मैं सिर्फ औरत के साथ रफ नहीं हूँ, बल्कि मैं मर्दों के साथ भी ऐसे ही ट्रीट करता हूँ। अगर मेरी इस किक की वजह से तुम्हारा ये हस्बैंड बच जाता है और मरता नहीं, तो कम से कम इतना तो मैं कह सकता हूँ, ये फ्यूचर में कभी भी बच्चों का बाप नहीं बन पाएगा। अब इस सब के लिए मुझे ब्लेम मत करना मिस डन। उसे कहती है, छोड़ो इसे, मुझे इसके बच्चों का क्या करना है? वैसे भी अब मेरी शादी तुमसे होने वाली है, मुझे तो तुम्हारे बच्चे चाहिए। और वैसे भी एक बार जब हमारी शादी हो जाएगी तो इन नपल फैमिली वाले लोग तुम्हें परेशान नहीं कर पाएंगे। जू फैन उसे कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन एक चीज़ तो अभी रह गई है। तुम्हारा ये यूजलेस हस्बैंड इस राउंड में हार गया है और इस गेम के रूल्स के मुताबिक अब मुझे तुम्हारे कपड़े फाड़ने होंगे। अब तुम्हारी बॉडी पर सिर्फ लास्ट कपड़े बचे हैं, अब मुझे इनको भी उतारना होगा। डन डन काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और जू फैन से कहती है, फ्यूचर में तुम मेरे हस्बैंड बनने वाले हो। क्या तुम चाहते हो कि मैं इन सभी के सामने एम्बेरसमेंट में कपड़े उतारना चाहती हूँ? जू पन उसे कहता है, थोड़ी देर पहले मैंने कहा था, अगर तुम दूसरों की इंसल्ट करते हो तो तुम्हारी भी इंसल्ट होती है, यानी तुम जैसा करोगे वैसा ही तो करोगे। मैंने ये सिर्फ तुम्हारे हस्बैंड के लिए नहीं कहा था, बल्कि तुम्हारे लिए भी कहा था। और साथ ही जू फन अपने हाथ को आगे बढ़ाकर उसकी बरा को उतारने लगता है, लेकिन उसी वक्त ऊपर से कोई आता है और अपनी पट्टियां के साथ उसके हाथ को पकड़ लेता है, यानी उसके हाथ को बांध लेता है। जू फैन उसकी पावर लेवल को जल्दी से जज कर लेता है और कहता है, ये तो हिमनी ड्राम में है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं इसके सामने अपनी ट्रू आइडेंटिटी को दिखा नहीं सकता, इसलिए मुझे यहीं पर रुकना होगा। हेयू सिटी के मेन टावर की हेड वहाँ पर आती है और साथ ही वो डैंडन को भी अपनी पट्ट में लपेटकर वहाँ से उड़ जाती है। जाने से पहले वो जू फैन की तरफ गुड़ गुड़ का देख रही होती है, जबकि जू फैन भी उसकी तरफ देख रहा होता है। जू फैन कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं इसको मेरी आइडेंटिटी के बारे में पता चल चुका है कि मैं कौन हूँ? किंगकाई के वहाँ से चले जाने के बाद अंगनबा अपनी फैमिली के साथ भागता हुआ उसके पास आता है और कहता है, ब्रदर संग, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से आज हमारी इज्जत बच गई। अगर तुम यहाँ पर नहीं होते तो हमारा क्या होता? जू फैन उससे पूछता है, ब्रदर टियाबा, ये लड़की कौन थी जो यहाँ पर आई थी? टियाबा उससे कहता है, मैंने तुम्हें बताया था कि रेन फ्लावर टावर में सारी हेड लड़कियाँ हैं और उन सब की हेड में सबसे ज़्यादा पावरफुल यही लड़की है। इसका नाम आई है, मुझे बहुत ज़्यादा अछूआ है
अच्छी है। ये दूसरे टावर की मास्टर्स की तरह बिल्कुल भी नहीं है। ये सभी के साथ बहुत ही अच्छे से पेश आती है, ख़ास तौर पर छोटे लेवल की फैमिलीज़ वालों के साथ। जो फैन उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है। इसी वजह से इसकी पावर बहुत ज़्यादा रिफाइन थी और वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रैंग भी थी। लेकिन अगर उसे यहाँ पर पता चल गया था कि मैं कौन हूँ, यानी कि अगर उसे मेरी रियल आइडेंटिटी का पता है, तो फिर उसने मेरे ऊपर अटैक क्यों नहीं किया? वो मुझे यहाँ पर छोड़कर चली क्यों गई? कब फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसे ये बात कंफर्म नहीं थी कि वो मेरा सामना कर पाएगी या नहीं। हो सकता है कि वो अपने लिए हेल्प लेने के लिए गई हो, ताकि वो दूसरे मास्टर्स के साथ मिलकर मेरे पर अटैक कर सके। जूफे नबा से कहता है, हम लोग बाद में बात करेंगे, अभी मुझे बहुत ही ज़रूरी काम करने के लिए जाना है। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, फिर किसी दिन तुमसे मिलने के लिए आऊँगा। साथ ही जू फैन बढ़ में आगे बढ़ जाता है, जबकि टिम्बा पीछे खड़ा रह जाता है। नबा कहता है, मैंने तो अभी ठीक तरह से तुम्हारा शुक्रिया भी अदा नहीं किया। तुमने मेरी बहन की जान बचाई है। किंकाई ने जब जू फैन के बाजू को अपनी पट्टी से लपेटकर उसे रोका था, तब उसकी पट्टी कटकर जू फैन के बाजू पर ही रह जाती है। जू फैन उस कपड़े के टुकड़े की तरफ देखता है और कहता है, तो इसका मतलब ये एक मास्टर है। ये तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट सीन हेजू टावर के डिसेप्शन हॉल का दिखाया जाता है। टावर की मास्टर डूडन बैठी होती है। वो फैमिली के लोगों को वेलकम करने के लिए मास्टर लिन के डैड भी यहीं पर बैठे होते हैं। डूडन उनसे कहती है, एल्डर लीन, आप कब से मेरी बॉडी को गरे जा रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी बॉडी के ऊपर कुछ गंदा लगा हुआ है? इसको आप गर कर देख रहे हैं ताकि मैं उसे साफ कर दूं? एल्डर लीन उसे शर्माते हुए कहते हैं, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है मास्टर डूडन, आपकी बॉडी पर कुछ भी ऐसा नहीं है। बस आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, मेरी तो नज़र ही नहीं हट रही। एल्डर लीन उसे कहते हैं, मैं तो बस इतना जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर मास्टर किंग काई क्यों नहीं है? इस टावर की हेड तो वो है और हमेशा वही हमें वेलकम करने के लिए यहाँ पर होती है। फिर आपको उन्होंने यहाँ पर क्यों छोड़ा है? आप तो डूडन टावर की मास्टर हैं। मास्टर डूडन से कहती है, क्या आपको लगता है कि मैं अपने गेस्ट को अच्छी तरह से एंटरटेन नहीं कर सकती? जो आपको मास्टर किंग काई की ज़रूरत है, अब मैं आपको एंटरटेन करने में इतनी ज़्यादा बुरी हूँ? एल्डर उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम तो वाकई में बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो और बहुत ज़्यादा अच्छी भी हो, क्योंकि हमारे सामने बहुत ही मेहनत से बैठी हुई है। तब का यमिंग वैली के 5th एल्डर भी वहीं पर बैठे होते हैं। वो ये सब कुछ देखकर गुस्सा हो जाते हैं और एल्डर से कहते हैं, ओए अंकल, मैं जहाँ पर तुम दोनों का फ्लड देखने के लिए नहीं आया, मैं यहाँ पर हनो पील फेस्टिवल को अटेंड करने के लिए आया हूँ। इसलिए तुम दोनों अपना ड्रामा बंद करो, और अगर ये फेस्टिवल जल्दी ही स्टार्ट नहीं होता तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मुझे और भी बहुत सारे ज़रूरी काम होते हैं मेरे पास। इतना टाइम नहीं है तुम्हारे साथ वेस्ट करने के लिए। डूडन उसे कहती है, यमिंग वैली के 5th एल्डर, तुम्हें यहाँ पर आराम से बैठना चाहिए। पता नहीं तुम्हारे अंदर इतना ज़्यादा गुस्सा कहाँ से आ गया है। वाइडन फेस्टिवल को कब स्टार्ट करना है? वाइडन फेस्टिवल यानी हनोपल फेस्टिवल। वो उसे कहते हैं, इसको कब स्टार्ट करना है ये तो किंग का ही आकर डिसाइड करेगी, और वैसे भी यहाँ पर 7th फैमिली से और कोई भी मेंबर नहीं आया। बाकी की फैमिलीज़ को भी तो आने दो, उसके बाद ही डिसाइड करेंगे कब फेस्टिवल को स्टार्ट करना है। एल्डर उसे कहते हैं, तुम इसकी बातों को इग्नोर करो, ये तो बस एक बच्चा है जिसे पता नहीं एल्डर किसने बना दिया। और वैसे भी मुझे पता है कि ये गुस्से में क्यों है, क्योंकि जब से एक लड़के ने इनके 3 मास्टर्स को मार डाला है, इनके लिए बहुत ही शर्मिंदगी की बात है, और ये तो अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। इस वजह से ये सारे एल्डर्स बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, माम ये हैं। मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती कि ये यहाँ पर वाइडन फेस्टिवल को ज्वाइन करने के लिए क्यों आ गए हैं, जबकि इन्हें उस लड़के को ढूंढना चाहिए जिसने इनके 3 एल्डर्स को मारा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि 5th एल्डर यहाँ पर बैठे बैठे भी सोच रहे होंगे कि पता नहीं कब कोई यहाँ पर आ जाए और इन्हें मार डाले, क्योंकि इनकी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा गिर चुकी है और ये सारे लोग उस लड़के से बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। अब ये सोच रहे होंगे
कि हमारी फैमिली से अगला एल्डर कौन होगा जो कि उस लड़के के हाथों मारा जाएगा। एल्डर की ये सारी बातें सुनकर फिफ्थ एल्डर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और गुस्से के साथ उठकर खड़े होते हैं और उसे गाली देते हुए कहते हैं, ये क्या बकवास कर रही हो तुम। और साथ ही वो चिल्लाते हुए उसे कहते हैं, एक बार तुम उस लड़के को देख लो, उसके बाद मैं देखूंगा कि तुम्हारे कोहाई फॉरेस्ट में से कितने ज्यादा एल्डर जिंदा बचते हैं, क्योंकि तुम सब लोग तो यमिंग वैली से भी बहुत ज्यादा वीक हो और वो लड़का एक डेविल है। एल्डर भी उसकी बात सुनकर गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, मैं लगता है कि हम लोग कोहाई फॉरेस्ट वाले बहुत ज्यादा वीक हैं जो उसका सामना नहीं कर पाएंगे। और साथ ही वो दोनों अपनी अपनी जगह पर उठकर खड़े हो जाते हैं। दोनों अपनी अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं। जैसे ही वो एक दूसरे के साथ फाइट करने लगते हैं, वहीं पर एक और नोबल फैमिली का मेंबर आ जाता है। ये भी 7 बड़ी फैमिलीज में से एक फैमिली से है, जिसका नाम मेडिसिन किंग फैमिली है और उनके एल्डर का नाम मेडिसिन किंग होता है। मेडिसिन किंग एल्डर उनसे कहते हैं, अगर तुम दोनों यहाँ पर फाइट करने वाले हो तो मुझे भी काउंट इन कर लो, मैं भी जब फाइट करना चाहूँगा। जबकि मेडिसिन किंग के साथ उसका एक शागिर्द भी होता है, यानी उसका स्टूडेंट। वो अपने मास्टर से कहता है, मास्टर, आप तो वाकई में बहुत ही पावरफुल इंसान हैं। ऐसे ही आप इस रूम में एंटर हुए, यमिंग वैली के मास्टर और कोहाई फॉरेस्ट के मास्टर वो दोनों ही चुप हो गए, यानी कि वो आपसे बहुत ज़्यादा डरते हैं। मेडिसिन किंग के स्टूडेंट की बात सुनकर वो दोनों ही एल्डर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। फिफ्थ एल्डर गुस्से के साथ मेडिसिन किंग से कहते हैं, मेडिसिन किंग, तुम्हें अपने स्टूडेंट को कुछ मैनर सिखाने चाहिए। क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है? क्या उसे इतनी तमीज़ नहीं कि अपने सामने मौजूद बड़े एल्डर्स के साथ किस तरह बात करनी है? मेडिसिन किंग आगे से अपने स्टूडेंट को समझाने की बजाय हंसना शुरू कर देता है और कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हें थोड़े डिसिप्लिन की ज़रूरत है। ये तो सिर्फ एक बच्चा है, तुम्हें एक बच्चे के साथ इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। मेडिसिन किंग का स्टूडेंट भी कहता है, फिफ्थ एल्डर, तुम तो खुद भी इतने ज़्यादा यंग हो कि तुम्हें एक एल्डर कहना भी मुनासिब नहीं होगा। वैसे भी तुम्हारे अंदर एल्डर बनने वाला कोई एटीट्यूड नहीं है, तो फिर मैं तुम्हें एल्डर कहूँगा ही क्यों। फिफ्थ एल्डर उसकी बात सुनकर गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं करते और अपनी जगह पर रुक जाते हैं। एल्डर लीन आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, ये तो बहुत ही अच्छा हो गया कि यहाँ पर वाइडन फेस्टिवल में 4 बड़ी नोबल फैमिली से लोग आए हुए हैं। पहले तो मुझे लगा था कि इस वाइडन फेस्टिवल को मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, लेकिन अब जबकि यहाँ पर एल्डर जन यानी कि मेडिसिन किंग आ चुके हैं, तो इसका मतलब ये फेस्टिवल बहुत ही अच्छे से हो जाएगा, कोई भी मसला क्रिएट नहीं होगा। मेडिसिन किंग आगे से हंसना शुरू कर देती है और कहते हैं, तुम्हें मेरे साथ इस टोन में बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि तुम अंदर से मुझे बिल्कुल भी देखना पसंद नहीं करते। तुम मुझसे नफरत करते हो, इसलिए मेरे सामने ड्रामा करना बंद करो। मेरा यहाँ पर आना तो बनता था क्योंकि मैं मेडिसिन किंग हूँ और इस फेस्टिवल का नाम 100 पल फेस्टिवल है, जो कि मेडिसिन के बारे में है। अगर मेडिसिन किंग हाँ पर नहीं होगा तो फिर ये फेस्टिवल कैसे हो सकता है? मेडिसिन किंग वहाँ पर हंस हंस कर अपनी तारीफ कर रहे होते हैं। उसी वक्त डूडन उनसे कहती है, एल्डर, यहाँ पर आपको तो इनवाइट किया ही नहीं गया, फिर आप लोग यहाँ पर किस चक्कर में आ गए हैं? मुझे याद है कि हेयो सिटी से किसी ने भी आपको इनवाइट नहीं किया, आप तो यहाँ पर बिन बुलाए चले आए हैं। मेडिसिन किंग उसे कहते हैं, इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है कि तुम लोगों ने हमें बुलाया है या नहीं? मेडिसिन किंग का यहाँ पर होना लाजमी है, और वैसे भी इस पूरे टीनो एम्पायर में मैं जहाँ चाहे वहाँ पर जा सकता हूँ। ऐसा कोई भी नहीं जो मुझे रोक सके। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मुझे रोक लो। मास्टर डूडन भी उसकी बात सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और जैसे ही आगे बढ़ने लगती है, एल्डर उसे रोक लेते हैं और कहते हैं, शांत हो जाओ, यहाँ पर फाइट करने की ज़रूरत नहीं। मेडिसिन किंग का स्टूडेंट हंसना शुरू कर देता है और कहता है, मास्टर, आपने बिल्कुल ठीक कहा था, ये लड़कियाँ तो बिल्कुल बेवकूफ़ होती हैं, ये तो अपने गुस्से पर भी कंट्रोल नहीं रख पा रही। आपने कहा था कि लड़कियाँ मिलकर किसी भी कंट्री को नहीं चला सकती,
और ये लोग यहाँ पर हेड बनकर बैठी हुई हैं। पता नहीं इनको हेड किसने बना दिया है। इस एम्पायर में टोटल 7 नोबल फैमिलीज़ हैं और इन 7 नोबल फैमिलीज़ में से सबसे ज़्यादा वीक फैमिली इनकी रेनफ्लावर फैमिली है। वो तीनों ही एल्डर उसकी बात सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं ये मेडिसिन किंग तो बहुत ज़्यादा बुरा है। यही बुरा नहीं बल्कि इसका स्टूडेंट भी इसके जैसा ही है। वो भी बहुत ज़्यादा बदतमीज़ है। उसे किसी से बात करने की तमीज़ भी नहीं है। यहीं पर किंग काई की एंट्री होती है। वो आते ही स्टूडेंट से कहती है, लिटिल ब्रदर, तुम्हें इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, चाहे हमारी फैमिली सबसे ज़्यादा वीक फैमिली है। पिछले 1000 साल से हमारी फैमिली यहीं पर है। तीनों एम्पायर में कभी किसी ने हम पर अटैक नहीं किया और ना ही हमने किसी पर अटैक किया है, और इसके लिए भी हमारी एक अपनी रीज़न है। इसके लिए तुम हमें क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। डूडन उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है, सीनियर सिस्टर, चलो, शुक्र है तुम यहाँ पर आ गई। मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान थी। तुम पता नहीं कहाँ पर चली गई थी। मेडिसिन किंग एल्डर यहाँ पर बिन बुलाए चले आए हैं और मुझे नहीं पता कि इनके साथ क्या करूँ। ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी भी कर रहे हैं, चांदीते हैं। मास्टर किंग काई उसे कहती है, मैं तुम्हारे स्टूडेंट्स के मसलों को हल कर रही थी। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि अपने स्टूडेंट्स को समझाया करो। इस तरह के मसले क्रिएट करने से हमारी रेपुटेशन में कमी आती है। वो जाकर छोटी फैमिलीज़ के साथ पंगा ले रही थी। मास्टर डूडान कहती है, कौन है वो लड़की? मुझे जल्दी से उसका नाम बताएं, मैं उसको खुद देखती हूँ। साथ ही हाल के बायर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर वो डन डन को पकड़ कर लेकर आ रही होती है। के कार्ड के ऊपर उन्होंने मास्टर लिन को भी लिटा रखा होता है। वो लड़कियाँ उन सब को लेकर वहाँ पर आ जाती हैं। एल्डर लिन जैसे ही अपने बेटे को देखते हैं, वो भागते हुए उसके पास चले जाते हैं और कहते हैं, टियांजू, तुम्हारी ये हालत किसने कर दी? मेरे बेटे को इतना ज़्यादा ज़ख्मी किसने किया है? मेडिसिन किंग का स्टूडेंट अपने मास्टर से पूछता है, मास्टर, इस लड़के को देखकर आपको क्या लगता है? क्या ये बहुत ज़्यादा ज़ख्मी है? क्या ये ठीक हो सकता है या नहीं? मेडिसिन किंग उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देता है और कहता है, हाँ, कि ये लड़का इतना ज़्यादा ज़ख्मी नहीं है। ये ज़िंदा तो रहेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कभी भी ज़िंदगी में बाप बन पाएगा। इसकी नस्ल तो यहीं पर ख़त्म होने वाली है। इसने भी इसके साथ जैसा कुछ किया है, मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा जालिम था और उसे पता था वो क्या कर रहा है। मेडिसिन किंग का स्टूडेंट उनकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देता है और कहता है, अगर इनका बेटा इतना ज़्यादा वीक है तो मुझे नहीं लगता कि इनके मास्टर भी इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो सकते हैं। ये सारे बहुत ज़्यादा वीक हैं। कोहाई फॉरेस्ट वाले को तो नोबल फैमिली होने के लायक ही नहीं होना चाहिए था। एल्डर लिन भी उसकी बात सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। किंग काई उस स्टूडेंट से कहती है, मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करती। कोहाई फैमिली वाले लोग बिल्कुल भी वीक नहीं हैं, बल्कि वो लड़का वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था। मैंने उस लड़के को देखा है। हालांकि वो बहुत ज़्यादा यंग था, लेकिन फिर भी 7 रॉयल फैमिलीज़ के बराबर उसके पास स्ट्रेंथ थी। वो एक बहुत बड़ा जीनियस डिसाइल लग रहा था किसी बड़ी फैमिली का। मुझे तो यहाँ तक लगता है कि अगर तुम मेडिसिन किंग के स्टूडेंट हो, तुम भी वहाँ पर होते, तुम्हारी भी हालत यही होती। तुम उस लड़के से कभी भी जीत नहीं पाते। किंग काई की सारी बातें सुनने के बाद मेडिसिन किंग का स्टूडेंट बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। ड्यूडन भी आगे बढ़ती है और अपनी सीनियर सिस्टर से कहती है, जब तुमने उस लड़के को देख ही लिया था तो फिर तुमने उसको पकड़ा क्यों नहीं? तुम उसे ज़रूर सज़ा देती। फिर तुम वापस क्यों आ गई? क्या तुम्हें लगता है कि वो तुमसे भी ज़्यादा स्ट्रांग है? किंग काई उसे कहती है, ऐसी बात नहीं है। मुझे नहीं लगता कि मुझसे ज़्यादा स्ट्रांग है, पर तुम मेरे एटीट्यूड को तो जानती हो कि मैं किसी को ऐसी सज़ा नहीं देती। फिर वो डन डन से कहती है, डन डन, यहाँ पर सबको सारी बात बताओ कि वहाँ पर क्या हुआ था, शुरुआत से लेकर एंड तक मेरे पहुँचने से पहले। उसके बाद डिसाइड करते हैं कि उस लड़के का क्या करना है। वो लड़का अभी यहीं पर है, हेजू मेंशन के अंदर ही है।
फिर डंडन उनको सारी बात बता देती है कि वहाँ पर क्या हुआ था। सेवंथ एल्डर उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देता है और कहता है, तो इसका मतलब वहाँ पर ये कुछ हुआ था, जबकि उस लड़के जू फैन ने हमारे 3 एल्डर्स को मार दिया है। तब से हर किसी के अंदर में हिम्मत आ गई है और सारी छोटी फैमिलीज वाले लोग हमारे सामने खड़ा होना शुरू हो गए हैं। पता नहीं, एक दिन ऐसा भी आएगा जब हमारी 7 फैमिलीज से कोई भी नहीं डरेगा और सारे हमारे सामने खड़ा होना शुरू हो जाएंगे। मेडिसिन किंग उसे कहता है, 5th एल्डर, बस ये सब कुछ तो तुम लोगों की वजह से हुआ है कि तुम सब लोग बहुत ज़्यादा वीक हो, जो कि एक लड़के के हाथों मारे गए। और ये सब कुछ तुम्हारी लापरवाही का नतीजा है कि तुम सब लोग अभी भी उस लड़के जू फैन को नहीं पकड़ पाए। वो लड़का अभी भी आज़ाद घूम रहा है। तुम सब लोगों की वजह से हमारी फैमिलीज़ को भी नुकसान पहुंच रहा है। हमारी 6 फैमिलीज़ की रेपुटेशन को नुकसान पहुंचा है। 5th एल्डर उसे कहते हैं, हाँ, शबाद बिल्कुल ठीक है कि ये सब कुछ हमारी वजह से हुआ है, लेकिन यहाँ पर बात बहुत ज़्यादा अलग है। मास्टर लीन को एक लड़के ने पीटा है, तो अगर एल्डर लीन वहाँ पर जाकर उस लड़के को पीट कर अपने बेटे का बदला लेते हैं, ये तो 7 फैमिलीज़ वालों के लिए और भी ज़्यादा बेइज्जती की बात होगी। हालांकि अफसोस की बात तो ये है कि एल्डर लीन अपने साथ अपना कोई भी स्टूडेंट नहीं लेकर आए। वो सिर्फ अपने बेटे के साथ यहाँ पर आए थे। अगर तुम अपने साथ अपना कोई डिसाइल लेकर आए होते तो तुम उसे वहाँ पर बेचकर उस लड़के से बदला ले सकते थे और शायद डैन डन की इज्जत भी बच जाती। एल्डर लीन उसकी बात सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन उसी वक्त मेडिसिन किंग का स्टूडेंट आगे बढ़ता है और डन का हाथ पकड़ते हुए कहता है, डन के लिए मैं बदला लूँगा। और साथ ही उसका हाथ पकड़कर बाहर चला जाता है और उड़ते हुए वहाँ से चला जाता है। उसकी सर्कस से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है, इस लड़के में तो वाकई में कोई तमीज़ नहीं है। ये लड़का बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है। ये मेरी आंखों के सामने मेरी स्टूडेंट को यहाँ से लेकर चला गया। मेडिसिन किंग भी आगे बढ़ता है और कहता है, इस दुनिया में औरतों को हमेशा मर्दों का पीछा करना चाहिए, यानी उन्हें सिर्फ मर्दों को फॉलो करना चाहिए, वरना ये दुनिया नहीं चल पाएगी। अगर तुम लड़कियां अपने लिए किसी से बदला नहीं ले सकते तो फिर तुम्हारा ये टावर ज़्यादा देर तक नहीं टिकेगा। और साथ ही मेडिसिन किंग भी वहाँ से उड़ जाते हैं अपने स्टूडेंट के पीछे। 5th एल्डर कहता है, मुझे लगता है कि मेडिसिन किंग ने कुछ रियलाइज़ किया है, इसलिए वो अपने स्टूडेंट के पीछे गया है। मुझे भी उसके पीछे जाना चाहिए। और वो भी उसके पीछे उड़ जाता है। डूडन कहती है, आखिर इन सब का मसला क्या है? ये सारे कहाँ पर जा रहे हैं? सिर्फ एक स्टूडेंट को मारने के लिए इतने सारे एल्डर्स का वहाँ पर क्या काम है? एल्डर लीन, जो कि अभी वहीं पर बैठे होते हैं, वो किंग काई से कहते हैं, क्या आप श्योर हैं कि ये लड़का वही नहीं था जिसने रोमिंग वैली के 3 एल्डर्स को मारा है? डूडन भी उसकी बात सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहती है, क्या वाकई में जो लड़का जू फैन है वो जीनियस डेविल जिसने 7th एल्डर्स को मारा है? किंग काई उनसे कहती है, मैं इस बारे में बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ। मैंने उस लड़के को करीब से देखा है। उसके टैलेंट्स बहुत ज़्यादा हाई हैं। हालांकि वो लड़का अपनी बोन फोर्जिंग ड्रम के 1st लेवल पर है, लेकिन फिर भी वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। लेकिन इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है कि वो किसी मास्टर को मार सके। मास्टर लीन उसे कहते हैं, हो सकता है कि वो तुम्हारे सामने नाटक करने की कोशिश कर रहा हो ताकि उसकी आइडेंटिटी किसी को पता ना चले। एल्डर लीन कहते हैं, मेडिसिन किंग भी वहाँ पर अपने डिसाइल की फ़ाइट को देखने के लिए गया है। मुझे लगता है कि उसे इस बात में शक है कि वो लड़का वाकई में जीनियस डेविल हो सकता है। और अगर वो लड़का वाकई में जीनियस डेविल है तो मुझे नहीं लगता कि मेडिसिन किंग का स्टूडेंट उस लड़के के सामने बच पाएगा। वो उसके हाथों से मारा जाएगा। किंग काई उसे कहती है, अगर ऐसा होता है, अगर मेडिसिन किंग का स्टूडेंट उस लड़के के हाथों से मारा जाता है तो फिर मेडिसिन किंग खुद मैदान में उतरेगा और उस लड़के को मार डालेगा, क्योंकि वो लड़का इसका सामना नहीं कर पाएगा। मेडिसिन किंग बहुत ज़्यादा पावरफुल है, 7th एल्डर्स से भी ज़्यादा पावरफुल। एल्डर लीन कहते हैं, मैं तो बस यही दुआ करूँगा कि वो लड़का वाकई में उस जीनियस हो जिसने जोमिक वैली के एल्डर को मारा था।
जबकि जू फैन का सीन दिखाते हैं जो कि चलता हुआ बायर की तरफ जा रहा होता है, स्लम एरिया की तरफ। जू फैन कहता है, मास्टर लिन पर अटैक किए हुए मुझे काफ़ी वक्त गुजर चुका है और मास्टर किंग काई भी मुझे देखकर यहाँ से चली गई थी, लेकिन अभी तक कोई भी मास्टर मेरे पीछे नहीं आया। लगता है कि उसे मेरे बारे में कंफर्म नहीं है कि मैं वही जीनियस हूँ या फिर कोई और हूँ। जो फैन जैसे ही उस स्लम एरिया की तरफ जाता है तो वहाँ पर सारे के सारे ट्यूट्स पूरे घर होते हैं और वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सारे जगली की तरह आपस में लड़ पीट रहे होते हैं, एक दूसरे से कह रहे होते हैं ये मेरा इलाका है, और वो सारे एक दूसरे से मारपीट कर रहे होते हैं। जू फैन उन सभी के बीच से गुजरता हुआ जा रहा होता है और कहता है, ये सारे तो बेवकूफ़ हैं, आपस में ही लड़कर मर रहे हैं। जू फैन कहता है, एक लो लाइफ का बंदा हमेशा लो लाइफ का बंदा ही रहता है जब तक कि वो कोशिश नहीं करता अपने आप को हायर अप करने की। मिट्टी चाहे कितनी ही स्ट्रांग क्यों ना हो, अगर उसे दीवार पर लगाओगे तो दीवार कमज़ोर ही रहेगी। इसलिए तो इन सब को वहाँ से यहाँ पर बेच दिया गया है। स्लम एरिया में जू फैन भी वहाँ पर रहने के लिए अपने लिए घर ढूंढ रहा होता है, लेकिन वहाँ पर सारे घर पहले से किसी ने बुक किए होते हैं और वो सारे टूटे फूटे होते हैं झुके हैं। वहीं पर जू फैन की नज़र सामने घर पर पड़ती है जो कि बिल्कुल अनटच कंडीशन में होता है, यानी काफ़ी ज़्यादा अच्छी कंडीशन में होता है। जू फैन कहता है, यहाँ पर सारे घरों में कोई ना कोई रह रहा है, लेकिन वो सामने वाला घर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं है। ऐसा क्यों है? वहीं पर एक लड़का उसके पास आता है और कहता है, ब्रदर, अगर तुम्हें घर चाहिए तो मेरे साथ आओ, मेरे पास एक घर है, उस तरफ मत जाना। जू फैन उसे कहता है, लेकिन मैं उस तरफ क्यों नहीं जा सकता? वो लड़का उसे कहता है, क्योंकि लगता है कि तुम यहाँ पर अभी अभी आए हो, इसलिए तुम्हें इस इलाके के बारे में नहीं पता। वो सामने एक घर है, उसके अंदर एक लड़की रहती है और उसे एक ऐसी बीमारी है जो कि फैलती है। वो जिसको भी टच कर लेती है वो बंदा मर जाता है, इसलिए कोई भी उस घर के करीब नहीं जाता। उनमें से एक तो कहता है, मैंने कुछ ऐसे भी लोगों को देखा है जो वहाँ पर रहने के लिए चले गए, हालांकि हमने उनको मना भी किया था, लेकिन वो सारे अगर उसकी बॉडी को टच नहीं भी करते तो अभी वो 3 दिन के अंदर अंदर मारे आते हैं। पता नहीं क्यों, लेकिन उसकी बीमारी बहुत ज़्यादा विशेष है। एक और बंदा उसे कहता है, यहाँ पर चाहे लोग कितने ही ज़्यादा गरीब क्यों ना हो, वो इस जगह पर रहना पसंद नहीं करते। यहाँ के ओरिजिनल जो रहने वाले थे वो इस जगह को छोड़कर चले गए हैं। सिर्फ इस लड़की की वजह से हम लोग तो यहाँ पर मजबूरी में रह रहे हैं। हमारे रहने के लिए और कोई जगह नहीं है। और साथ ही वो हेयू टावर वालों पर गुस्सा उतारना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, वो कमीने लोग हमें यहाँ पर तो बेच देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करते कि इस लड़की को यहाँ से निकाल दें। इसकी वजह से पता नहीं कितने लोग यहाँ पर मारे गए हैं। हम लोग यहाँ पर रहने से डरते हैं। जबकि जू फैन सोच रहा होता है, चाहे वो लड़की कितनी ज़्यादा बीमार क्यों ना हो, चाहे वो कितनी ज़्यादा ड्रांग नहीं क्यों ना हो, वो लड़की यहाँ पर पहले से रह रही है। इन सारे लोगों के पास ये राइट नहीं है कि उसको यहाँ से निकाल दें, क्योंकि ये जगह उसकी है। इन सबको यहाँ से निकलना चाहिए। और यहाँ तक कि यहाँ पर कुछ ऐसे हंटर्स भी मौजूद हैं जो कि उसको मारना भी चाहते होंगे। जू फैन उन सब की बातें सुनने के बाद उस घर की तरफ आगे बढ़ जाता है। वो उसे कहते हैं, ब्रदर, तुम कहाँ पर जा रहे हो? हमने तुम्हें सारी बात बता दी है, क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? जबकि जू फैन सोच रहा होता है, चाहे उसकी बीमारी कोई भी हो, कोई ना कोई इलाज ज़रूर होगा। जू फैन आगे बढ़ जाता है और उन सब से कहता है, मेरे लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मेरी जैसी इमेज भी बहुत ज़्यादा लंबी है, मैं यहाँ पर मरने वाला नहीं हूँ। जू फैन जैसे ही उस घर की तरफ आगे बढ़ता है, जू फैन कहता है, जितना मैं आगे जाता जा रहा हूँ उतना ज़्यादा मुझे ठंड महसूस हो रही है। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कोई बीमारी नहीं, बल्कि ये एक श्राप है। जू फैन जैसे ही मेन बिल्डिंग के करीब पहुँचता है, अंदर से एक लड़की निकलती है जिसके पूरी बॉडी के ऊपर पट्टियाँ लिपटी होती हैं। वो उसे कहती है,
तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? लेकिन उस लड़की की आंखें बहुत ज़्यादा प्यारी होती हैं। ये मैं पर्सनली कह रहा हूँ। और साथ ही जो फ़ैन भी पर्सनली तौर पर ही कहता है कि इस लड़की की आंखें तो बहुत ज़्यादा प्यारी हैं। वो लड़की अपनी आंखों की तारीफ सुनते ही अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेती है और उसे कहती है, तुम कौन हो और यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो? जू फ़ैन से कहता है, मेरा नाम सन यू है और मैं यू सिटी से यहाँ पर आया हूँ वाइडन फेस्टिवल को अटेंड करने के लिए। क्या मैं यहाँ पर रह सकता हूँ? क्योंकि मैं एक लो फैमिली से हूँ, इसलिए मेरे पास किसी बड़े होटल में रहने के लिए पैसे नहीं हैं। वो लड़की उसे कहती है, अगर तुम यहाँ पर रहने के लिए आए हो तो बाहर जाकर उन कॉटेजेस में से किसी में जाकर रह लो। यहाँ पर आने पर तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरा है? तुम यहाँ पर क्यों आ गए हो? जू फ़ैन से कहता है, हाँ, मुझे लोगों ने बताया है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरा है, लेकिन मेरा मानना तो ये है कि अगर हमें मौत आनी है तो वो आनी ही आनी है, चाहे वो किस तरीके से भी हो। इसलिए मुझे मौत से ज़रा भी डर नहीं लगता। और बाहर जितने भी लोग रह रहे हैं वो बहुत ज़्यादा बुरे हैं और मुझे ज़रा भी पसंद नहीं आए। मैं उनके साथ रहना पसंद नहीं करूँगा। मैं तो उनकी बजाय मरना पसंद करूँगा। वो लड़की उसे कहती है, अपना ये ड्रामा बंद करो। मुझे पता है कि तुम मेरे सामने मुझे खुश करने का नाटक कर रहे हो। क्या तुम हेन लगता है कि मैं तुम्हारी इन सारी बातों पर यकीन कर सकती हूँ? वहीं पर उसके घर के हाथ में एक छोटा सा कॉटेज होता है। वो उस तरफ इशारा करते हुए कहती है, चलो अभी ठीक है, तुम उस छोटे कॉटेज में जाकर रहना, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, रात के वक्त यहाँ पर बाहर मत निकलना, वरना तुम मारे जाओगे। जू फ़ैन उसे कहता है, जी मिस, बिल्कुल ठीक है, मैं उस कॉटेज में जाकर सो जाता हूँ। मैं रात के वक्त बाहर नहीं निकलूँगा। मैं आपकी बात मानूंगा। जू फ़ैन उसकी कल्टिवेशन को महसूस करने की कोशिश करता है और कहता है, मैं तो इसकी कल्टिवेशन को जांच नहीं पा रहा। यहाँ पर सिर्फ दो ही सिचुएशंस हो सकती हैं, या तो इसने अपनी कल्टिवेशन को हाइड किया हुआ है या फिर ये एक नॉर्मल इंसान है जिसके पास कल्टिवेशन नहीं है। जू फ़ैन कहता है, ये लड़की तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अब तो रात के वक्त ही पता चलेगा कि यहाँ पर क्या होता है। जू फ़ैन सीधा जाकर उस कॉटेज के अंदर बैठ जाता है और कहता है, अब जब तुमने कह दिया है कि मैं रात के वक्त नहीं निकल सकता, लेकिन फिर भी मेरे पास ऐसा कुछ है जो रात के वक्त बाहर निकल सकता है। आज रात मैं तुम्हारे इस राज का पर्दा उठाकर रहूंगा कि रात के वक्त तुम यहाँ पर क्या करती हो और लोग यहाँ पर कैसे मारे जाते हैं। जू फ़ैन थोड़ी देर के लिए वहीं पर सो जाता है और रात के वक्त उसे जाग आ जाती है, क्योंकि उसी वक्त उसे एक फॉर्मेशन के ओपन होने का अनुमान होता है। जू फ़ैन जल्दी से उठकर बैठ जाता है और कहता है, ये तो किसी ने फॉर्मेशन को ड्रा किया है। जू फ़ैन अपने पास से एक छोटी बटल निकालता है जिसके अंदर एक पिल होती है जो कि इविंसिबिलिटी के लिए होती है। जू फ़ैन अपने ब्लडी बेबी को निकालता है और वो पील उसको खिला देता है जिससे वो किसी को दिखाई नहीं देता। जू फ़ैन कहता है, अब जबकि मेरे ब्लडी बेबी ने इस पील को खा लिया है, अब कोई भी मास्टर यहाँ पर आ जाए वो मेरे ब्लडी बेबी को नोटिस नहीं कर पाएगा। जाओ मेरे ब्लडी बेबी और मुझे देखकर बताओ बाहर क्या हो रहा है। जू फ़ैन का ब्लडी बेबी जैसे ही बाहर जाता है तो कोर्ट यार्ड के सेंटर में वो लड़की एक फॉर्मेशन बनाकर उसके सेंटर में बैठी कुछ कर रही होती है। जू फ़ैन भी ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, ये तो लेवल 3 की जिंजू फॉर्मेशन है। जू फ़ैन कहता है, लोगों को लगता है कि ये बीमार है और ये लोगों को मारती है, लेकिन असल में तो ये है कि ये वाकई में बीमार है। है ये अपने जहम को हील करने के लिए एक फॉर्मेशन बनाकर बैठी है। ये एक लेवल 3 जो कि बॉडी के ऊपर जह को हील करने के लिए होते हैं। इसके अलावा बॉडी के अंदर पॉइजन हो तभी भी इसको सुप्रेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। असल में जो लड़की उनको नहीं मारती, बल्कि इसके पास जो फॉर्मेशन है, इसके अंदर से जो एनर्जी निकलती है, वो एनर्जी अगर किसी आम इंसान की बॉडी में चली जाएगी जो कि पावरफुल नहीं होगा तो वो मर जाएगा। ये लड़की रात के वक्त इस फॉर्मेशन को इसलिए बनाती है क्योंकि ये चांद से रोशनी लेती है, चांद की पावर को अपनी बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब करती है ताकि इसकी बॉडी के अंदर जो हास पॉइजन है ये उस पॉइजन को दबा कर रख सके, वरना वो पॉइजन फैल जाएगा और ये बहुत जल्दी मर जाएगी। लेकिन असल में इस लड़की को इस बारे में नहीं पता, तो बिल्कुल ऐसा ही हो गया
जैसे पॉइजन को क्योर करने के लिए पॉइजन को पीना। अगर ये खुद भी उस एनर्जी को बहुत ज़्यादा अब्जॉर्ब कर लेती है तो ये एक दिन मर जाएगी, क्योंकि ना एनर्जी को बहुत ज़्यादा अब्जॉर्ब कर लेने की वजह से इसके मसल्स टूट जाएंगे और इसकी वेंस फट जाएंगी, जिसकी वजह से ऐसे या तो ये मजूर हो जाएगी या फिर ये बिल्कुल मर सकती है। और अगर ये मरती नहीं है तो इसकी बॉडी के अंदर जो पॉइजन है वो पहले से ज़्यादा फैल जाएगा और इसकी पूरी बॉडी को कवर कर लेगा। और अगर वो पॉइजन इसकी बॉडी के अंदर से बहुत ज़्यादा फैल जाता है तो मुझे नहीं लगता कि जो लड़की बच पाएगी। वो पॉइजन इस लड़की को मार डालेगा। जू फैन कहता है, आखिर इसकी बॉडी के अंदर ऐसा कौन सा खास पॉइजन है जिसको सुप्रेस करने के लिए इसे मोनजन की एनर्जी की ज़रूरत है। जू फैन सारी रात उसको वहीं पर नोट करता है और फिर अपने ब्लडी बेबी को वापस बुला लेता है। जब सुबह होती है तो जाहिर सी बात है चांद डूब जाता है। चांद के गायब होते ही वो अपनी फॉर्मेशन को एंड करती है और उठकर बैठ जाती है। लेकिन उसी वक्त दिखाते हैं जो फैन सामने की तरफ से भागता हुआ आ रहा होता है। जो फैन दूर से उसे माय लेडी कहकर पुकारता है। वो लड़की काफ़ी ज़्यादा चौंक जाती है और जल्दी से लकड़ी के कुछ टुकड़े उठाकर अपनी फॉर्मेशन को कवर कर देती है।